तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। भारत के दिल उत्तर प्रदेश को समझने का सफर। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हम इसकी पहचान, इसकी जमीन और इसकी आत्मा की गहराइयों में उतरेंगे। तो हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम देखेंगे कि इसकी पहचान कैसे बनी, इसकी जमीन के 3 अलग अलग रूप कौन से हैं, यहाँ का लैंडस्केप यानी जमीन और जीवन कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, और आखिर में इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा को महसूस करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रदेश की पहचान को ही टटोलते हैं। और किसी भी चीज की पहचान की शुरुआत कहाँ से होती है? उसके नाम से। तो चलिए इसके नाम की कहानी से ही शुरू करते हैं। तो जरा देखिए ये नाम कैसे बदला है। 1836 में ये बस एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शन थी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। फिर 1902 में ये बना यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। पहली बार यूनाइटेड यानी संयुक्त शब्द आया, मतलब एक जुड़ाव का संकेत। 1937 में और छोटा होकर सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस रह गया, और फिर आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे वो नाम मिला जिसे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। और हाँ, यही दिन अब प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब देखिए जैसे जैसे नाम बदल रहा था, पावर का सेंटर यानी राजधानी वो भी बदल रही थी। इसको याद रखने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है, APL। ए से आगरा, 1836 में मुगलों की विरासत का गढ़। फिर आया 1857 का संग्राम, जिसके बाद अंग्रेजों को एक ज्यादा सेफ और स्ट्रेटेजिक जगह चाहिए थी, तो पी से प्रयागराज। और आखिर में 1921 में एल से लखनऊ, जो अवध की तहजीब और कल्चर का दिल था, उसे राजधानी बनाया गया। अच्छा, पहचान की बात हो रही है तो गंगा जमुनी तहजीब को कैसे भूल सकते हैं? ये शब्द हिंदू और मुस्लिम कल्चर के संगम का प्रतीक है। और इसका सबसे खूबसूरत सिंबल क्या है? प्रदेश का राज्य चिन्ह। 1938 में इसे अपनाया गया था, और इसमें देखिए भगवान राम का धनुष है और साथ में अवध के नवाबों के निशान से ली गई 2 मछलियां। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये एकता का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। तो ये तो हुई पहचान की बात। चलिए अब जरा प्रदेश के फिजिकल फॉर्म को देखते हैं, मतलब इसकी जमीन को। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये प्रदेश मानो 3 अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। तो सबसे पहले उत्तर में चलते हैं, हिमालय के ठीक नीचे। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की पट्टियां हैं। पहली है भाबर। सोचिए, पहाड़ों से उतरती नदियां अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ ले आती हैं, और छोटी छोटी नदियां तो इन पत्थरों के नीचे गायब ही हो जाती हैं। जाहिर है यहाँ खेती करना मुश्किल है, लेकिन इसके ठीक नीचे है तराई। यहाँ वो गायब हुई नदियां वापस जमीन पर आ जाती हैं और पूरी जगह को दलदली और नम बना देती हैं, और यही नमी इसे गन्ना और धान की खेती के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। अच्छा, अब आते हैं प्रदेश के दिल पर, यानी गंगा के विशाल मैदानों पर। यहाँ की जमीन 2 तरह की है। एक है खादर, ये नदी के पास वाली जमीन है, जहाँ हर साल बाढ़ नई मिट्टी लाती है, एकदम ताज़ी उपजाऊ मिट्टी। इसे याद रखना आसान है, खाद से खादर। और दूसरी है बांगर, ये नदी से दूर वाली पुरानी मिट्टी है, उतनी उपजाऊ नहीं होती, इसे आप बंजर या बेकार से जोड़कर याद रख सकते हैं। और इस पूरी ज्योग्राफी को शेप कौन देता है? मॉनसून। जरा ये आंकड़े देखिए, कितना बड़ा फर्क है। पूरब में गोरखपुर, वहां लगभग 185 सेंटीमीटर बारिश होती है, और वहीं पश्चिम में मथुरा में सिर्फ 54 सेंटीमीटर। पूरब से पश्चिम की तरफ जाते जाते बारिश का ये कम होना ही प्रदेश की पूरी खेती को कंट्रोल करता है। मतलब कहाँ चावल उगेगा और कहाँ गेहूं, ये सब मॉनसून तय करता है। तो सवाल ये है कि ये जमीन, ये ज्योग्राफी यहाँ के जीवन को कैसे चलाती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे यहाँ की नेचर और इकोनॉमी एक साथ कदम मिलाकर चलती हैं, चाहे वो खेती हो, सिंचाई हो या फिर जंगल और जंगली जानवर। 75%! ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में 75% सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। ये अपने आप में एक प्राइवेट किसान लेड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है। मतलब किसानों को पानी के लिए सरकारी नहरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है, घटता हुआ ग्राउंड वाटर लेवल, जो एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। अब बात करते हैं जंगलों की, और यहां भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सोनभद्र, जहां प्रदेश का सबसे ज्यादा लगभग 36% फॉरेस्ट कवर है, और दूसरी तरफ है भदोही, जहां ये सिर्फ 0.3% है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो इन दोनों को याद कैसे रखा जाए, इसके लिए कुछ मजेदार मेनोनिक्स हैं। सोनभद्र के लिए याद रखिए हरा सोना,
सोना, सोनभद्र, सिंपल। और भदोही, भदोही तो अपने कालीनों यानी कारपेट्स के लिए मशहूर है। तो बस ऐसे सोचिए कि वहां इतने कालीन बिछे हैं कि बेचारे पेड़ों के लिए जगह ही नहीं बची। और हाँ, जहां जंगल होंगे वहां बाघ तो होंगे ही। प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं और इन्हें याद रखने के लिए बस एक लाइन याद कर लीजिए। अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया। अब देखिए, अमन से अमानगढ़, पीली से पीलीभीत, रानी से रानीपुर जो सबसे नया है, और दूध से दुधवा। हो गया ना याद? चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी वाइल्ड लाइफ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी। अब आते हैं बर्ड सैंक्चुरीज पर। सबसे बड़ी है लाख बहोसी और सबसे छोटी है शेखा झील। ये पॉइंट्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब अपने सफर के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर चलते हैं, प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा की ओर। अब हम उन जगहों और जिंदा परंपराओं की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाती हैं। यहाँ की एक बहुत ही ब्रिलियंट टूरिज्म स्ट्रैटेजी है हेरिटेज आर्क। इसे एक गोल्डन ट्रायंगल की तरह समझिए, जो 3 बिल्कुल अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को एक साथ जोड़ता है। आगरा में मुगलों की शान शौकत, लखनऊ में नवाबों की तहजीब और वाराणसी में सदियों पुरानी आध्यात्मिकता। मतलब एक ही ट्रिप में 3 अलग अलग उत्तर प्रदेश देखने का मौका। कितना स्मार्ट आइडिया है ना? यूनेस्को की लिस्ट में भी उत्तर प्रदेश का नाम चमकता है। 1983 में ताजमहल और आगरा फोर्ट, फिर 1986 में फतेहपुर सीकरी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों की तीनों साइट्स आगरा में ही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2017 में कुंभ मेले को भी यूनेस्को ने मान्यता दी, पर एक इंटैंजिबल हेरिटेज के तौर पर। मतलब ये कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जिसे सम्मान मिला है। और हाँ, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। यहाँ का बुद्धिस्ट सर्किट आपको भगवान बुद्ध के जीवन के हर अहम पड़ाव पर ले जाता है। कपिलवस्तु, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन बीता। सारनाथ, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। श्रावस्ती, जहाँ उन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया। और आखिर में कुशीनगर, जहाँ उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और अब बात करते हैं अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की। इससे जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। इसका स्टाइल है उत्तर भारतीय नागर शैली। इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा और रामलला की मूर्ति को बनाया है अरुण योगीराज ने। कंस्ट्रक्शन किया है लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T ने, और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख थी 22 जनवरी 2024। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आस्था का एक जीता जागता म्यूजियम है, जिसकी अनगिनत परतें अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। तो इस सफर के अंत में एक सवाल मन में आता है कि उत्तर प्रदेश का अगला हेरिटेज आर्क क्या होगा? क्या ये बुंदेलखंड के किलों का कोई सर्किट होगा, या फिर यहाँ के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का कोई इको टूरिज्म सर्किट, या फिर कुछ बिल्कुल ही नया? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, क्योंकि यहाँ विरासत की कहानी अभी लिखी जा रही है।